जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। अमेरिका सोच रहा था कि ब्रिक्स को तोड़ देगा, लेकिन नतीजा इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। इस दबाव के चलते ये जो पांचों देश हैं, ये और ज्यादा एकजुट हो गए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ हैमर ने ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना पर 30 से 50% तक ड्यूटीज को लगाया है और रशिया पे सेकेंडरी सैंक्शन के जरिए और भी रशिया को स्क्वीज किया है। लेकिन इस बार ब्रिक्स कंट्रीज अपनी सोलो फाइट नहीं लड़ रहे। ब्राजील ओपनली कह रहा है कि जॉइंट ब्रिक्स रिस्पांस चाहिए, नॉट इंडिविजुअल डील्स विद यूएसए। तो ये जो अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है, यूएस हेजेमनी को काफी चैलेंज कर रहा है। मोदी सरकार ने लूला, शी जिनपिंग और पुतिन से डायरेक्ट डायलॉग किया है। और क्या इंडिया की ये बैलेंसिंग एक्ट, एक तरफ ब्रिक्स की सॉलिडारिटी और दूसरी तरफ यूएस से टाइज, लॉन्ग टर्म चलेगा? किस तरह से इसके नतीजे नजर आएंगे? क्या ब्रिक्स अब अमेरिका को, जो जो अमेरिका का ग्लोबल ट्रेड का डंडा है, उसके खिलाफ एक नया इकोनॉमिक जो है एक अपना एक वो खड़ा कर लेगा? और जो नई एक हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कई सारी चीजें हैं जो हम आज पूछेंगे। वो सवाल हमारे जिनके जवाब हम उमेश जी से लेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, अमेरिका ने ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, इनको आइसोलेट करने के लिए टैरिफ्स लगाए, लेकिन अब ये उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज एक साथ जुड़कर ये जो अमेरिका का टैरिफ वॉर है, इसको एकजुट होकर जवाब देने की जुगत में है। आगे ये सारी चीजें आ रही हैं। ये जो ब्रिक्स की एकजुटता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या यूएस हेजेमनी को चैलेंज कर पाएंगे? देखिए, यूएस हेजीमनी का ऐसी बात है कि यूएस खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया के एसेट्स फ्रीज कर दिया था, $300 बिलियन। फिर वो स्विफ्ट का सैंक्शंस लगा दिया था। हम्म। फिर लोगों को उनको बैंकिंग नेटवर्क से उनको बाहर कर दिया। उनके एसेट सीज करने के बाद अब रशिया ने क्या किया, ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स के ऊपर बात करना चालू किया। और तब उन्होंने इंडिया और चाइना के साथ लोकल करेंसी ट्रेड चालू किया। आज ऐसी बात है कि रशिया कंप्लीटली डी डॉलराइज हो चुका है और उसकी ग्रोथ हो रही है 2% पे, जबकि अमेरिका के अंदर बातचीत हो रही है कि शायद वो इस बार रिसेशन में जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि भारत और चीन रशिया से दोनों तेल ले रहे थे, तो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसे देख के डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से कॉम्प्लेक्शन हो गया। उन्होंने मोदी जी को बोलना चालू किया, आप उनको समझाइए कि वो यूक्रेन वॉर बंद कर दे, फिर आप तेल लेना बंद कर दीजिए। मतलब बहुत सारे फ्लिम्सी ग्राउंड्स पे कुछ ना कुछ बात पे वो झगड़ा करना चाहते थे। तो उन्होंने उनको मालूम है ये सब चीजें होने वाली नहीं है। तब उन्होंने भारत पे सैंक्शंस लगाना चालू किया, 50% लगा दिया। भारत को बोला कि आप अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट हमको अलाउ करिए, हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लीजिए। मतलब एक ये अमेरिका के सबसे स्टॉन्च एडमिनिस्ट्रेशन, सबको मालूम है कि भारत अलाउ नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं वो भारत से कोई ना कोई मैटर पे वो झगड़ा करना चाहते थे और सैंक्शन लगाना चाहते थे। क्योंकि वो चाइना पे सैंक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स है। और रेयर अर्थ मटेरियल्स अगर चाइना ने देना बंद कर दिया तो यूएस इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। इसके लिए उनको 90 डे वेवर दिया। इसके लिए उन्होंने सेकंड जो मोस्ट फेवरेट कंट्री है रशिया की, इंडिया के साथ उन्होंने अ, ये शुल्क चालू कर दिया। इंडिया के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, फिर ब्राज़ील के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। अब क्या हुआ कि इंडिया से जब उन्होंने सैंक्शन लगाया, रशिया आ गया हरकत में। रशिया ने अ अ, अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने हमसे क्रूड ऑयल नहीं लेता है, तो मैं जो कैस्पियन सी में जाने वाली जो पाइपलाइन है, मैं उसको बंद कर दूँगा। पूरे यूरोप के अंदर मैं आर्सेनिक डिप्लॉय कर दूँगा और मैं अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिकन शोर्स पे लाके खड़ा कर दूँगा। देखिए, बहुत 2 चीज़ें बहुत भी हुई थी अगर आप देखा जाए तो। लास्ट 10-15 दिन में
साउथ चाइना सी में 2 जगह अर्थक्वेक भी आए थे। ये बताया जाता है कि ये एक तरह से मैन मेड अर्थक्वेक है। ये देखिए पुष्टि नहीं हुई है, पर जो स्पेसिफिक लोकेशन हुआ था, उससे रशियन सबमरीन एक तरह से हाथ हुई थी। तो कहीं न कहीं रशिया के अंदर एक तरह से ये भी हो रहा है कि क्या अमेरिका ऐसा कोई टेस्ट कर रहा है? इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर एक तरह से वहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं। सेकंड, आप ये भी देख लीजिए कि अब कल ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हुँ, ने भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत की और वो बोले कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो अक्टूबर में आएँगे और हम ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बात करेंगे। और अभी एससीओ समिट होने वाला है, उसके पहले वांग यी जो है, फॉरेन मिनिस्टर जो है, वो भारत आने वाले हैं, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर। वांग यी जी, वांग यी का आना एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बताया जाता है बीजिंग में कि शी जिनपिंग के बाद अगर कोई नेता अगर लीड कर सकता है, तो वो वांग यी है। अब भारत के प्रधानमंत्री जाएँगे 31 और 1 तारीख को और उससे हुँ, पहले वो जापान भी जाने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, ठीक है? और एक और एक चीज़ है, कल इज़राइल ने भी बोल दिया कि मैं भा इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बोल दिया मैं भारत आना चाहता हूँ। फिर उन्होंने एक और एक स्टेटमेंट दिया कि मैं भारत आके प्रधानमंत्री मोदी जी को बताऊँगा प्राइवेट में कि अ, ब ट्रम्प के साथ कैसे डील करते हैं। तो कहीं न कहीं बातचीत जो हो रही है, जो समीकरण हो रहे हैं, देखिए भारत के ऊपर सैंक्शन डालने के बाद इतनी सारी जो सरगर्मी हुई है, कहीं न कहीं अमेरिका उससे ठंडा पड़ गया। कल अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट भी बोला कि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इससे पहले रूमर्स जी। आई थी कि शायद भारत डिफेंस परचेज़र कैंसल कर रहे हैं। डिफेंस परचेज़र्स तो कैंसल नहीं किए, पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपनी अमेरिकन विज़िट कैंसल कर दी। तो जी, अमेरिका उसपे और क्लैरिफ़िकेशन आ गया है जो डिफेंस मिनिस्ट्री का कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उमेश जी, अब ये बात तो क्लियर हो रही है कि ब्रिक्स अब एक इकोनॉमिक नेटो बन रहा है और जो यूएस का जो यूनिलैटरलिज़्म है, उसको ओपनली चैलेंज कर रहा है। और ये सारी चीज़ें हमें बड़े सामने नज़र आ रही हैं। इस सब का आपको क्या नतीजा नज़र आ रहा है? देखिए, सबका नतीजा यही है कि ब्रिक्स के अंदर जो कॉमन पेमेंट सिस्टम है, उसको इंटरलिंकिंग किया जाएगा। वो हुँ, इंटरलिंकिंग से क्या होगा कि जो ट्रेड है, वो ईज़ी हो जाएगा। अभी स्विफ्ट सिस्टम में ऐसा है, टाइम लगता है, कन्वर्शन चार्जेस लगता है। बट ये जो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम रहेगा, इसके अंदर जल्दी आपको एक तरह से ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जल्दी होगा, सीमलेस होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है और आप भारत का यूपीआई है, ब्राज़ील का पिक्स है, रशिया का मीर सिस्टम है। चाइना का क्रॉस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम है, सब लिंक हो जाएँगे और अगर ये समझ लीजिए ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स प्लस और ब्रिक्स पार्टनर नेशंस के सब अगर लिंक हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा महाशक्ति बन के उभरेगा क्योंकि विश्व में जो 2 बड़ी इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट चाइना, फोर्थ लार्जेस्ट इंडिया, वो ब्रिक्स के मेंबर हैं। विश्व के अंदर अगर आप देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल है, जो ईरान है, रशिया है, वो ब्रिक्स के अंदर है। सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, पूरा ब्रिक्स के अंदर ही है। तो इससे क्या होगा ब्रिक्स को किसी की ज़रूरत नहीं होगी। हम आपस में ट्रेड करके, ट्रेड बढ़ा के एक तरह से वी कैन पोर्ट्रे अ वेरी पावरफुल ब्लॉक। इससे अमेरिका के अंदर एक तरह से टेंशन बढ़ गया है और वहाँ के आपने देखा कि निकी हेली ने एक तरह से प्रदेश प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्रिटिसाइज़ भी किया था। और कल बात आई थी कि उनके नेटो के जो एडवाइज़र है क्रिस्टल कॉर उन्होंने भी ट्रम्प को एक तरह से लताड़ा है। हर जगह से ट्रम्प को क्वेश्चंस रेज़ किया जा रहा है। ट्रम्प ने अभी तक कुछ बकवास की नहीं है कल से, तो कहीं न कहीं वो चुप बैठे को उनको हिदायत दी है। इनफैक्ट आपने देखा कि कर्क लुबिमॉव, वॉरेन बफे और जितने भी बिज़नेस टाइकून्स हैं, सैम ऑल्टमैन ने भी भारत का सपोर्ट किया। तो इससे क्या हुआ है कि अमेरिका के बिज़नेस सर्कल में भी एक तरह से वहाँ पे भी बातचीत चालू हो गई कि आपके टैरिफ वॉर से हमको नुकसान है। स्पेन ने जो $7 बिलियन का जो F-35 कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक तरह से खारिज कर दिया है। स्विट्ज़रलैंड के ऊपर उन्होंने 39% टैक्स लगाया। अब स्विट्ज़रलैंड $9 बिलियन का F-35 लेने वाला था। उसने भी ये टैरिफ लगाते ही उसने वो डील रद्द कर दी थी। अब क्या आप ये देख रहे हैं कि अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक तरह से उनको नुकसान हो रहा है।
अमेरिका की ऑयल कंपनीज को नुकसान हो रहा है। हर जगह ट्रेड, और एक चीज है, विश्वसनीयता जा रही है। अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। भारत के ऊपर सब लोग भरोसा करते हैं, सबको मालूम है कि अगर भारत ने बोला है अपना वर्ड निभाएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनका कोई भरोसा नहीं है। और इसी के कारण, इसी अनसर्टेनिटी के कारण सप्लाई चेन इश्यूज स्टार्ट हो चुके हैं। अमेरिका में दाम बढ़ना चालू हो गया है। वहां पे लोगों ने एक तरह से टिकटॉक में सब मीम्स आ रहे हैं। वहां की एक सेनेटर है मैडलिन, उन्होंने तो लुडविक, जो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको बोल दिया कि मैं तो बनाना पसंद करती हूँ, अमेरिकन बनाना पसंद करते हैं। ऑलरेडी देखिए 8% बढ़ गया। ये सब छोटी छोटी जी चीजें जरूर है, बट इसके ऑप्टिक्स जो है बहुत बड़े होते हैं, और इससे पिंच हो रहा है अमेरिकन कंज्यूमर्स को। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जी जिस वादे के साथ आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रेट का मालूम है अमेरिका को डिस्ट्रॉय जरूर कर देंगे। मेक एब्सोल्युटली। अमेरिका, और तो ये वो उमेश जी, काम करते जा रहे हैं। ये जो अमेरिका अमेरिका तो छोड़िए, क्योंकि अमेरिकन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो अमेरिका के साथ। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं, वो अपना एक अलग ही प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना ही एक अलग एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना खुद का एक डीप स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा था डीप स्टेट को चैलेंज करेंगे, अमेरिकन ने बड़ा सपोर्ट किया इस बिना पर कि एक जो सदियों पुरानी ये एक पैरेलल सिस्टम है, इससे आजादी मिल जाएगी। तो अब इस सब के चलते क्या हम ये कहें कि वक्त आ गया है कि अब जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो अपना मल्टीलैटरल ट्रेड मॉडल यूएस से अलग डेवलप करें? देखिए वो तो हो ही रहा है, ब्रिक्स के अंदर वही मॉडल डेवलप हो रहा है। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, क्लियरिंग सिस्टम, ट्रेड इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स, सब डिनोमिनेटेड जो डॉलर में है उसको अलग ही दूसरे करेंसी में करने की बातचीत चल रही है। अभी ट्रेड हो रहा है लोकल करेंसी में, फिर बाद में सेटलमेंट सिस्टम होगा, फिर बाद में क्लियरिंग सिस्टम होगा। क्लियरिंग के बाद वो एक डिसाइड करेंगे कॉमन यूनिफाइड करेंसी। ये एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा, पर जल्दी से जल्दी कुछ हो जाएगा। और इसमें जिस हिसाब से सारे नेशंस गोल्ड बाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि गोल्ड पेगिंग वापस हो सकती है, और जो द डेज ऑफ फिएट करेंसी आर ओवर, ये बात समझ में आ रही है। जी। तो उमेश जी, इंडिया की अगर बात करें, जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखा रहा है डिस्पाइट दिस यूएस टैरिफ। क्या ये साइन है कि यूएस का जो प्रेशर मॉडल है वो फेल हो रहा है? डेफिनेटली फेल हो रहा है। यूएस का एक्सपोर्ट मॉडल बहुत बुरी तरह से फेल हो रहा है। यूएस सिर्फ इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट सिर्फ उसकी करेंसी कर रहा है। इसके कारण डेट उसका बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट उसको करना पड़ रहा है, डॉलर को जबरदस्ती उसको बढ़ाना पड़ रहा है। अब वो डॉलर की हीजेमनी बनाए रखने के लिए टैरिफ डाल रहा है। टैरिफ डालने से उनके ट्रेड को इफेक्ट हो रहा है, और ट्रेड को, और उधर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अब सारे मेथड्स करता रहेगा। मेरे हिसाब से तो यूएस को एक तरह से डॉलर के अंदर इंटरवेंशन करना बंद कर देना चाहिए। ऊपर से हो सके तो जल्दी से जल्दी, हो सके तो जितनी जल्दी सैंक्शंस उन्होंने लगाए हैं उसको बंद करके एक तरह से फ्री ट्रेड अलाउ करना चाहिए। जिससे क्या होगा, वो विश्वसनीयता बनी रहेगी। नहीं तो क्या आप देखेंगे, यूएस के एलाइज भी उसको धोखा देंगे और उसको उसका साथ छोड़ के चले जाए। यूएस ने धोखा दिया तो वो लोग भी धोखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जी। अगर उमेश जी यूएस और ज्यादा टैरिफ लगाता है, तो क्या इंडिया ब्रिक्स के थ्रू रिटेलिएट करेगा या फिर सॉफ्ट डिप्लोमेटिक मिडिल पाथ चुनेगा, या चुनना इंडिया चाहिए? कुछ इंडिया कुछ भी नहीं करेगा। इंडिया अपना जो पोजीशनिंग है यूएस को इग्नोर करेगा। वो अपना ट्रेड नॉन यूएस में ज्यादा करने की कोशिश करेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, लोकल करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। यूएस से रिलायंस जो है, जो हमारी हम्म, उधर अभी तक जो एग्रीमेंट्स है उधर तक लिमिटेड रखेगा। आगे कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली, उतना ही करने वाला है और कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई मतलब भी नहीं है। आप यूएस के साथ लड़ नहीं सकते। यूएस 30 ट्रिलियन इकोनॉमी और आपकी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो कोई मतलब नहीं करता। ब्राजील ने कहा कि नो बायलैटरल टॉक्स अंडर प्रेशर। क्या इंडिया भी वही रूट फॉलो करेगा, या इंडिया को भी वो रूट फॉलो करना चाहिए कि प्रेशर के अंदर कोई भी बायलैटरल टॉक नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल इंडिया ने इंडिया। इंडिया ने कुछ बोला ही नहीं। इंडिया ने बोला आपको जो करना है आप कर लीजिए, 50 नहीं 5,000% लगा दी, क्लियर कट बोल दिया।
आपको जो मर्जी आए वो कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया है कि हम अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। 1965 में वो स्थिति आ जाएगी जब आपको मालूम है 64-65 में अमेरिका ने हमको वीट देना बंद कर दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री के एक बोलने पे लोगों ने मंडे को उपवास करना चालू कर दिया था। भारत के अंदर वो स्पिरिचुअल शक्ति है, हमें एक तरह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग चालू कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो और भी ज्यादा कर सकते हैं। उस समय का भारत और आज के भारत में बहुत फर्क पड़ता है। ग्रोथ रेट 0.4% गिरेगी, वो तो होना ही है, क्या कुछ कर नहीं सकते उसका। बिल्कुल। उमेश जी, अगर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँ वो ये कि क्या ब्रिक्स कंट्रीज जॉइंटली डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूएस का जो वीटो पावर है उसको चैलेंज कर पाएंगे या करेंगे? देखिए, जरूरत ही नहीं है, आप खुद का बनाते रहिए, बेस्ट रहेगा। उधर जाके एक तरह से प्लीड करना, यो उधर जाके बोलना, उससे कोई मतलब नहीं है। इट इज एज गुड एज बेगिंग, इट इज बेटर टू क्रिएट योर ओन, और हुँ, क्रिएट योर ओन करके फिर बाद में वो नेगोशिएशन पे आएंगे। नेगोशिएशन करेंगे अपने टर्म्स पे, उनके हुँ, टर्म्स पे नहीं। तो इससे पहले आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। शक्ति दिखाने के लिए आपको खुद का क्रिएट करना पड़ेगा, और उसको एक तरह से मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, ये दो पैरेलल सिस्टम रह नहीं सकते, कभी ना कभी इसका इंटीग्रेशन होना ही है। और जब तक ब्रिक्स अपना सारा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएगा, तब तक अमेरिका अपनी दादागिरी करता रहेगा। और यही बात ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने बोला भी है। तो मतलब हम ये देख सकते हैं कि ब्रिक्स का और विस्तार होने वाला है और ये उस विस्तार की शुरुआत है जो अमेरिका की प्रेशर टेक्निक है, उसने उस शुरुआत को जन्म दिया है। यस। तो उस विस्तार में क्या कुछ हमें नज़र आ सकता है जो शुरुआत नज़र आ रही है? एक तो हमें ब्रिक्स की जो यूनिटी है वो नज़र आ रही है, पेमेंट सिस्टम को लेकर या डी-डॉलराइज़ेशन को लेकर भी कुछ जो शुरुआत नज़र आ रही है, जो ब्रिक्स का अपना पेमेंट या ब्रिक्स करेंसी की भी बात हो रही थी, जहाँ से ये पूरे टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई है। जी। देखिए, ब्रिक्स की अभी कॉमन करेंसी लाने में बहुत टाइम लगेगा। उससे पहले आपने देखा होगा कि शंघाई का एक्सचेंज चालू हुआ है, जिसमें गोल्ड ट्रेडिंग हो रहा है। ग्रीन हुँ, एक्सचेंज की बात की गई कजान में लास्ट ईयर, और हुँ, भी बाकी बेस मेटल्स के ऊपर भी कुछ एक्सचेंज बनाने की बात चल रही है। तो पहले उसके ऊपर होगा। मैंने वही बोला ना कि रशिया, इंडिया, चाइना को मिलके एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे वर्ल्ड बैंक है तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, तो हमारे पास भी एक इंस्टीट्यूशन है। ब्रिक्स की मेंबरशिप बढ़ाते रहिए। ब्रिक्स के अंदर जो भी पॉसिबिलिटी है ट्रेड, अपना इंट्रा ट्रेड ब्रिक्स के अंदर बढ़ाइए, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। जितना हो सके लोकल करेंसी को यूज करिए फॉर ट्रेडिंग। इससे क्या होगा, डॉलर का अपने आप ही एक तरह से वर्चस्व है वो खत्म होता जाएगा, डी अमेरिकनाइजेशन चालू हो जाएगा। देखिए, सब ये डॉलर बोलने से कोई मतलब नहीं होता। मेरा क्या मानना है, हर जगह अमेरिका का एक तरह से वर्चस्व है। तो वर्ल्ड शुड गो फॉर डी अमेरिकनाइजेशन, और डी अमेरिकनाइजेशन तभी होगा जब हम उनके सारे इंस्टीट्यूशन पे जो अमेरिका कंट्रोल करता है, अपना सॉफ्ट पावर बना के रखा है, उसको हम हुँ। चैलेंज करें। भले ही वो डब्ल्यूटीओ हो, भले ही वो ये यूएन हो, बाकी सब जगह हमें एक तरह से पैरेलल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने की जरूरत है, और भारत को भी अपना कुछ ना कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना पड़ेगा। ये मेरा मानना है, और भारत ने कर चुके हैं। भारत ग्लोबल साउथ में एक तरह से अपने आप को वो पोजिशनिंग कर रहा है। एब्सोल्युटली। अब सवाल ये है कि क्या ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है या सिर्फ एक टैक्टिकल दोस्ती जो यूएस के प्रेशर के बाद बिखर सकती है? मोदी, लूला, शी जिनपिंग और पुतिन एक तरफ और दूसरी तरफ वॉशिंगटन की दोस्ती। सवाल ये है कि ग्लोबल पावर का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो रहा है या सिर्फ ये एक इल्यूजन है? बड़े सवाल हैं और इनके जवाब बहुत जल्द हम सबको मिल सकते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देश के अंदर जय सिया राम उमेश जी।